हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे होंगे। ठीक है, तो आज हम एक नया सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं, शुरू कर रहे हैं। वैसे तो आपको ये सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ हैं हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया है, तो कुछ परिवर्तन है इसमें। तो मैं फिर से एक बार इसकी क्लास को अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट आ रहे थे कि तो थोड़ा सा सर और अच्छे से समझा दीजिए, तो कुछ स्टूडेंट इसको कम समझ पाए थे, तो उनके लिए फिर से मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कि आप अच्छे से इसको समझ जाएँ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का बेटा नाम आपका है एंटोमोलॉजी। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड इसका नाम है सब्जेक्ट का आपके। ठीक है, इसकी आज की पहली क्लास है और बेसिस जो है वो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड में आप पढ़ेंगे इंसेक्ट इकोलॉजी। ठीक है, इंसेक्ट इकोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, और आईपीएम का भी पार्ट इसमें जोड़ा गया है। तो आईपीएम और इंसेक्ट इकोलॉजी दो आपको टॉपिक एंटोमोलॉजी के आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे कीट पारिस्थितिकी यानी कि इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, सेशन है, वो मोस्टली आपका इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में है। ठीक है, यानी कि कीट पारिस्थितिकी के बारे में आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंसेक्ट इकोलॉजी यानी कि कीट पारिस्थितिकी क्या होती है, तो हम जानेंगे कि पारिस्थितिकी क्या होती है। ठीक है, तो कीट पारिस्थितिकी पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ इकोलॉजी। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिकी होती क्या है। तो अगर इसको डिफाइन करें तो सबसे पहले जो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था वो प्राणी शास्त्र एच रेटर ने किया था। किसने किया था? एच रेटर, जो कि जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें आपसे, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? एच रेटर ने किया था, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे यानी प्राणशास्त्री थे। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। और बेटा कब किया था? तो इन्होंने 1868 में किया था। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है 1868 में इन्होंने जो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? एच रेटर ने किया था, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीस भाषा का शब्द लिया है। ग्रीस भाषा का जो शब्द है वो है आपका इकोलॉजी की, यानी ओइकोस, और ओइकोस का अर्थ होता है हाउस और लिविंग प्लेस। ठीक है, इकोलॉजी शब्द दो भाषा के, ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, यानी कि ओइकोस और लॉगस। ओइकोस का अर्थ होता है हाउस और लिविंग प्लेस, और लॉगस का अर्थ होता है स्टडी। ठीक है, यानी कि अध्ययन करना। ठीक है, और ओइकोस का अर्थ होता है हाउस और लिविंग प्लेस, यानी घर या आवास। ठीक है, ओइकोस का मतलब बेटा क्या होता है? ओइकोस का मतलब क्या होता है? घर या आवास होता है। और लॉगस का मतलब होता है नॉलेज या स्टडी करना, उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो जीवों के आवास के बारे में अध्ययन करना, जीवों के निवास के बारे में अध्ययन करना। कहाँ का जीवों का निवास क्या है बेटा? पर्यावरण है, वातावरण है। ठीक है, तो जीव कहाँ रहता है? वातावरण में रहता है। तो उनके वातावरण के जो फैक्टर्स हैं, यानी कि जीवों का वातावरण के साथ क्या संबंध है, अपने आवास के साथ क्या संबंध है, उसका अध्ययन इसमें करते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंसेक्ट इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप? यानी कि जो इंसेक्ट इकोलॉजी है उनसे मोस्टली आपका इकोलॉजी, ठीक है, दो शब्दों से मिलके बना है। किस भाषा के शब्द हैं? वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है। ओइकोस, जिसका अर्थ होता है घर या रहने का स्थान, और दूसरा है आपका जो है वो है आपका लॉगस। लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना या स्टडी करना या फिर ज्ञान प्राप्त करना, कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि जो कीटों का जो आवास है
उसके बारे में अध्ययन करना हम इंसेक्ट इकोलॉजी कहते हैं। यानी कीट कहाँ है, उनका रहन सहन कहाँ है, कीट का आवास कहाँ है, वातावरण में रहते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो कीटों का जो आवास है यानी इन्वायरमेंट, तो कीटों का अपने आवास यानी वातावरण के साथ क्या संबंध है, इसे हम इंसेक्ट इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इकोलॉजी की डिफिनेशन आपको समझा दिए और इंसेक्ट इकोलॉजी को आप डिफाइन कर दिए। तो इकोलॉजी में और कुछ टर्म है। इकोलॉजी में क्या टर्म है, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवों के प्राकृतिक निवास का अध्ययन से है। इसे जीवों के निवास का विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग परिभाषित किया गया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो बात करेंगे अगर इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी क्या है कि जीवों का निवास का अध्ययन करता है, हैबिटेट का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि जो है जीवों का उनके वातावरण के साथ क्या संबंध होता है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, इकोलॉजी में किया जाता है। कुछ जो है साइंटिस्ट ने इसकी डिफिनेशन दिया है, आइए जानते हैं। जैसे कि अर्नेस्ट हेकल, ठीक है, अर्नेस्ट हेकल 1869 में इसकी डिफिनेशन दिया है कि जीवधारियों के कार्बनिक, अर्नेस्ट हेकल ने क्या है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल ने किया था, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या है, अर्नेस्ट हेकल ने जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं अर्नेस्ट हेकल साहब कि जो है जीवों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक संबंधों का तथा वातावरण के साथ उनका क्या संबंध है, इसका जो हम अध्ययन करते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी जीवों का जो कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण है, उसका वातावरण के साथ क्या संबंध है। ठीक है, यानी कि जीवों की जो अंतः क्रियाएँ हैं वातावरण के साथ, उसका आपस में जो संबंध है, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, इंसेक्ट इकोलॉजी जो है इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो अभी इकोलॉजी को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर अंग्रेजी की बात करें तो द टोटल रिलेशंस ऑफ द एनिमल बोथ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट इज नोन एट इकोलॉजी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं इकोलॉजी को। ठीक है, और ई वार्मिंग ने इसे डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है, 1895 में बताया कि पारिस्थितिकी जीवों एवं पौधों का, ठीक है, पारिस्थितिकी जीवों एवं पौधों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ई वार्निंग ये जो है वो 1895 में कहा कि जीवों का जो है वो, ठीक है, कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी जीवों का और पौधों के वातावरण, जीवों और पौधों के वातावरण का पारिस्थितिकी यानी वातावरण के साथ क्या संबंध है। पारिस्थितिकी ऐसा विज्ञान है जो जीवों और वातावरण का, ठीक है, जीवों और पौधों का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी करता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन इन्होंने दी थी। यानी अंग्रेजी की बात करें तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक जीव जो होता है बेटा, पौधा हो गया या फिर मनुष्य हो गया, ठीक है, सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, जानवर हो गए, ठीक है, पशु पक्षी हो गए, तो ये सारे जो है कहाँ पर निवास करते हैं, वातावरण में निवास करते हैं। ठीक है, वातावरण से जो है वो ये तापमान प्राप्त करते हैं, हवा प्राप्त करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, ठीक है, और जो है ये ह्यूमिडिटी, तो कहीं ना कहीं जो तमाम प्रकार के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो जीवों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक जो जीव होता है, चाहे वो पौधा हो गया, ठीक है, चाहे मनुष्य हो गया, चाहे वो अन्य सूक्ष्म जीव हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में होता है। तो जितने भी इन्वायरमेंटली फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो आपका लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, और फिर एयर प्रेशर हो गया, फिर जो है, तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं जो है वो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यही रिलेशन जो होता है इन्वायरमेंट के साथ, जो रिलेशनशिप होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, ह्यूमंस का, ठीक है, अदर्स वर्टिब्रेट एंड नॉन वर्टिब्रेट्स का, इसी का जो स्टडी किया जाता है वो हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बस इतना सा हमें डेफिनेशन जानना है। ठीक है बेटा, आई होप आप बिल्कुल अच्छे से
समझ गए होंगे। ठीक है, ऑडम साहब जो थे, ऑडम जो है वो, ऑडम ने 1963 में एक डिफिनीशन दी थी कि इनके अनुसार क्या है कि प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। कहते हैं कि प्रकृति की संरचना एवं कार्य जो होता है, ठीक है, प्रकृति की जो संरचना है, उसके कार्य हैं, स्ट्रक्चर है, उसका जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने इसको डिफाइन किया है। तो इसके प्रकार की यानी कि प्रकृति का जो संरचना है, ठीक है, एवं इसके जो कार्य हैं, ठीक है, प्रकृति की बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसके फंक्शंस क्या हैं, इसका अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो सरल सी डिफिनेशन इन्होंने दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पारिस्थितिकी परिभाषा को समझ सकते हैं। ठीक है, फ्रेशर डार्लिंग जो है वो, ठीक है, फ्रेशर डार्लिंग बड़ा प्यारा नाम है। इन्होंने क्या दिया था 1963 में कि इनको और अधिक विस्तृत करते हुए कहा कि, ठीक है, पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों तथा उनके अंतरजातीय एक आपसी अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इन्होंने थोड़ा सा और विस्तृत दिया था कि पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण में संबंध, तो पर्यावरण के संबंध में जितने भी पर्यावरण वातावरण में रहने वाले जीव हैं उन सभी का जो है वो अंतः जो क्रियाएं होती हैं, अंतः क्रियाएं मतलब वृद्धि, विकास और तमाम प्रकार की हैबिटेट, रहन सहन, खान पीना, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं, वातावरण में होती हैं। तो वातावरण में जो जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उनकी जो इंटरनल रिएक्शंस होते हैं उन सभी का अध्ययन करना जो है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है तमाम प्रकार के जो इकोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफिनीशन दी है। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इंसेक्ट इकोलॉजी की, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक क्या है, इंसेक्ट इकोलॉजी। ठीक है, तो इंसेक्ट इकोलॉजी से पढ़ने से पहले हमें इकोलॉजी के बारे में समझना आवश्यक था। ठीक है, अगर बात करेंगे हम इंसेक्ट इकोलॉजी की, तो कीट पारिस्थितिकी इस बात का अध्ययन है कि कीट पर्यावरण के साथ किस तरह से बातचीत करते हैं। ठीक है, पर्यावरण में भौतिक विशेषताएं, जैविक और अजैविक जीव दोनों शामिल हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आप सरल भाषा में समझ सकते हो कि जो है कीटों का, जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट हैं, कीट हैं, उनका वातावरण के साथ क्या संबंध होता है, इसका जो अध्ययन करते हैं वो हम इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मतलब कीटों का जो रहन सहन है, कृषियों का जो वृद्धि एवं विकास है, ठीक है, फीडिंग नेचर है, हैबिटेट है, वो किस में होता है, वो आपके वातावरण यानी कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है, वातावरण में होता है। तो कहीं ना कहीं कीटों का क्या प्रभाव पड़ता है उनके वातावरण से, हैबिटेट के, ठीक है, रहन सहन पे, किसका, वातावरण के जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर हो गए, ठीक है, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, वाटर, इन सभी का क्या प्रभाव पड़ता है कीटों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, फीडिंग हैबिटेट पे, इनका जो अध्ययन है, स्टडी है, वो हम किस में करते हैं, इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब बात करेंगे कई सारे जो फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कई सारे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या सकते हैं, पर्यावरण में कई सारी विशेषताएं हैं, यानी कि इनके जो जैविक और अजैविक कारक हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसका भी अध्ययन हम इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, कीट वनों के प्राकृतिक घटक हैं, पता है, बिल्कुल अच्छा। ठीक है, तो वनों के प्राकृतिक घटक हैं और कई आवश्यक कार्य करते हैं जो वनों को पारिस्थितिक तंत्र के रूप में बनाए रखने में मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में इंसेक्ट रहते हैं। ठीक है, जंगलों में वनस्पतियों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर इंसेक्ट रहते हैं और ये एक प्रकार से फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, घटक कहे जा सकते हैं। कई प्रकार की प्रक्रियाएं जो है वो, जो सूक्ष्म इंसेक्ट पेस्ट है, वो कई प्रकार की प्रक्रियाएं जो है वो फॉरेस्ट में करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरा जो है वो पारिस्थितिक तंत्र बना करके रखते हैं, एक खाद्य जाल का निर्माण जो है वो करते हैं। ठीक है, कीट पारिस्थितिकी की इस बात को का वैज्ञानिक अध्ययन है कि कीट व्यक्तिगत रूप से समुदाय के रूप में आसपास के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो जो इंसेक्ट हैं ये भी एक प्रकार से समुदाय में रहते हैं, समाज में रहते हैं। ठीक है, कुछ कीट ऐसे हैं जो सामाजिक कीट कहे जाते हैं। जैसे बात करें अगर हम,
टर्माइट्स की बात करें, ठीक है, एंड्स की बात करें, चींटियों की बात करें, और आप बात करें जैसे कि आपके हनी बी वगैरह हैं, तो कई सारे इंसेक्ट जो है वो सोशल इंसेक्ट की श्रेणी में आते हैं। मतलब उसमें पूरा एक सामाजिक जीवन में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक है। तो इतने जो ये ग्रुप में समूह में रहते हैं, ये अपनी आवश्यकता के लिए कहीं ना कहीं वातावरण के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वातावरण से जो है वो ये वृद्धि एवं विकास करते हैं, भोजन लेते हैं, तो अपनी आवश्यकता के लिए वातावरण के रूप में जुड़े रहते हैं। और इनकी जो अंतः क्रियाएँ हैं, वृद्धि एवं विकास, तमाम प्रकार के जीवन में परिवर्तन, ये सारे जो है वो वातावरण में होते रहते हैं, इन्वायरमेंट में होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कीट अपने रूप, कार्य और जीवन शैली की विशाल विविधता के कारण दुनिया की पारिस्थितिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा जूलॉजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, जूलॉजिकल वर्ल्ड में कीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लगभग 12 लाख कीटों की जो है वो प्रजातियां हैं, ठीक है। तो इंसेक्टा काफ़ी बड़ा वर्ग है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कीटों की प्रजातियां हैं। एक काफ़ी बड़े वर्ग के रूप में इंसेक्ट जो है वो भूमिका निभाते हैं। तो इनका अहम रोल होता है इसके लिए, ठीक है, वातावरण में। तो इनके जो कार्य होते हैं, इनकी जो जीवन शैली होती हैं, इनको जो विविधता होती है, वो सारी जो है वो काफ़ी अहम रोल करती है हमारे पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है। तो हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कीटों का, ठीक है, कीटों की संख्या का। तो इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है बेटा? हम इससे जानते हैं इंसेक्ट इकोलॉजी। रसगुल्लों, समझ में आया? ठीक है, आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम इसकी शाखाओं की, ठीक है। कीट पारिस्थितिकी की शाखाएं कौन कौन सी हैं? ब्रांचेस ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी। तो कीट पारिस्थितिकी कई सारी शाखाएं हैं, जैसे कि शाखाओं की बात करें तो किर्चनर तथा श्रोटर, ठीक है, 1986 ने पारिस्थितिकी को मुख्य 2 शाखाओं में विभाजित किया था। कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में बांटा था। पहला क्या है? आर्टिकोलॉजी, और दूसरा साइनिकोलॉजी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी, और दूसरा क्या कहते हैं? समपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी और दूसरा क्या है? समपारिस्थितिकी कहते हैं। तो जो किर्चनर थे, किर्चनर जो है इकोलॉजिस्ट, तथा श्रोटर जो थे इंटोमोलॉजिस्ट, इन्होंने जो है इंसेक्ट इकोलॉजी को 2 भागों में बांटा है, 2 शाखाओं में बांटा है, 2 ब्रांचेस में। पहला क्या है? आर्टियोलॉजी, और दूसरा क्या होता है? साइनिकोलॉजी, जिसको हम स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी नाम से जानते हैं। तो ये प्रमुख रूप से 2 शाखाएं थी। अगर हम बात करें जो है वो आर्टिकोलॉजी की बात करें, ठीक है स्टूडेंट, आर्टिकोलॉजी की मैं बात करूं तो जब किसी, ठीक है, जब किसी एक जीव विशेष अथवा एक ही जाति के सभी जीवकों के सामूहिक जीवन पर, ठीक है, वातावरण का अध्ययन किया जाता है, तो इसे स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें उन समस्त जैविक क्रियाओं अथवा वातावरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जीव विशेष सभी जीव की सामूहिक, ठीक है। जो आर्टिकोलॉजी है, ठीक है, वो सभी जीवों को, मतलब कि आर्टिकोलॉजी जो है वो एक इकोलॉजी की ऐसी शाखा है जिसके अंदर जो है वो वातावरण में पाए जाने वाले सभी जीवों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, सभी कीटों की प्रजातियों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है वो जो जीवों की समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं अथवा, ठीक है, तो जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जीवों के अंदर जो तमाम प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि मोल्टिंग करना, ठीक है, कई प्रकार की जो हमारे इंसेक्ट हैं उनके अंदर भी कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि मोल्टिंग हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, ओविपोजिशन हो गया, ठीक है। तो इस और जो है तमाम प्रकार के लाइफ साइकिल में जो परिवर्तन आते हैं एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट्स में, ठीक है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो कई प्रकार के जो इनके हैबिटेट्स होते हैं उन सभी का अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत हम करते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि एक ही कीटों में जितने भी ये प्रोसेस होते हैं, कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उन सभी का स्टडी हम जो है इंसेक्ट इकोलॉजी के अंदर यानी आर्टिकोलॉजी में स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या है? साइनिकोलॉजी, ठीक है। साइनिकोलॉजी में क्या करते हैं? तो इसके अंतर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र के
जैविक अजैविक घटकों के, ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के पारिस्थितिक संबंधों तथा इन घटकों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह, तत्वों का चक्रीकरण तथा खाद्य जाल आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये बेटा जो सपारिस्थितिक होती है, समझ सकते हैं इसमें क्या होता है, इसके अंदर किसी स्थान विशेष, ठीक है, किसी स्थान विशेष, ठीक है, वातावरण के किसी स्थान पर, जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, कोई प्रदेश है, तो वहाँ पर जो कीट पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, उनके जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो जो जैविक कारक है, मतलब जीवी कारक, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, ठीक है, फंगस, ठीक है, कीट हो गए, तमाम प्रकार सूक्ष्म जीव हो गए, वो किस प्रकार से कीटों को प्रभावित करते हैं। एवं अजैविक कारक में क्या आते हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गया, खनिज तत्व हो गया, और आपके न्यूट्रिशंस हो गए, ठीक है, न्यूट्रिशंस हो गए, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रभाव डालते हैं इंसेक्ट पर, जीवों को, इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है, समपारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो कीटों का मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र है, कीटों का देखिए प्रत्येक जीव का क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र होता है पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, जिसके अंदर वो अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है, भोजन आवश्यकता यानी पोषणीय आवश्यकता के लिए एक दूसरे से निर्भर होता है। यही जो पोषणीय आवश्यकता है, इसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। देखो लिखा है ना कि पारिस्थितिक संबंधों तथा इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो बात करेंगे जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा प्रवाह यानी कि पोषण का प्रवाह, ठीक है, भोजन की आवश्यकता का प्रवाह, उसका भी अध्ययन करते हैं। और उसके साइक्लिक मिनरल्स तथा खाद्य जाल यानी फूड वेव आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि किस प्रकार से जीव अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक प्रकार से खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। मतलब कि फूड का फ्लो कैसे होता है, ठीक है, खाद्य जाल का निर्माण कैसे होता है, उसी को अध्ययन हम इसके अंदर साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि साइकोलॉजी में बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स का क्या रिलेशन है, इंसेक्ट के साथ, जीव के साथ, उसका अध्ययन करते हैं। एवं जो हमारा खाद्य जाल है उसके फूड वेव है उसके प्रवाह का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में जो एनर्जी फ्लो है उसका स्टडी हम साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, एक फैक्टर है इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की। तो पर्यावरण क्या होता है, एक जीव या उसके समुदाय के चारों ओर पाया जाने वाला वह सब जो जीवों के जीवन पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात दूसरे कारकों को प्रभावित करके प्रभाव डालता है, वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। तो पर्यावरण की बात करें तो वह जो है पर्यावरण एक ऐसा कारक होता है जो जीवों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण से ऊर्जा प्राप्त करता है, पर्यावरण के तमाम फैक्टर्स हैं वो जीवों के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जीव जब वातावरण में, पर्यावरण में आता है तो उसकी वृद्धि एवं विकास होती है, ठीक है। उसके जीवन में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो जीवों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। वो क्या होते हैं, वो इन्वायरमेंटली फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, मॉइस्चर हो गया, वाटर हो गया, ये सारे जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो जीवों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं तो हम पर्यावरण जो है वो ये जो है एक प्रकार से अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोग जुड़े होते हैं, ठीक है, और कई सारे फैक्टर जो है वो जीवों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये प्रकार से जो है वो जीवों के चारों ओर का जो पाया गया, ठीक है, पर्यावरण यानी कि जीव जो है चारों ओर से पर्यावरण से घिरा होता है और उसी में वृद्धि एवं विकास करता है, ठीक है। उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये फैक्टर्स जैविक और अजैविक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण में अनेक घटक होते हैं जो जीवों के साथ साथ आपस में एक दूसरे घटकों से
अंतः क्रियाएँ करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके जैविक घटक, अजैविक घटक। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे को प्रभावित करते का काम करते हैं और इस प्रकार पर्यावरण के सभी घटक परस्पर जुड़े रहते हैं तथा उनको एक दूसरे से ना तो अलग किया जा सकता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, घटक होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन्हें अलग भी हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण उन समस्त बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन एवं विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो पर्यावरण समस्त दशाओं एवं प्रभावों का योग होता है जो प्राणी के जीवन एवं विकास पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो पर्यावरण क्या है कि जीवन पर, विकास पर प्रभाव डालते ही हैं। ठीक है, जैसे सनलाइट हो गया, ठीक है, लाइट की बात करें और हम जो है रेनफॉल की बात करें, ठीक है, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ठीक है, तो ये सारे कहीं ना कहीं क्या है कि जीवन को प्रभावित करते हैं, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ये भी इंसेक्ट की लाइफ को प्रभावित करते हैं, जीव को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इन सभी का रिलेशनशिप जो होता है वो वातावरण के साथ होता है। वातावरण में जीव वृद्धि एवं विकास करता है और आगे बढ़ता है, अपने जीवन को पूरा करता है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो आपके इंसेक्टिकोलॉजी के अंदर इसका स्टडी किया जाता है। ठीक है, एमजे मार्कहाउस, प्रोफेसर एमजे मार्कहाउस ने कहा है कि कोई जीव या कोई मानव या कोई वस्तु जिन परिस्थितियों में रहता है उन संपूर्ण बाह्य दशाओं के समस्त योग को पर्यावरण कहते हैं। तो इन्होंने भी डिफाइन किया है कि जो जीव का वृद्धि एवं विकास करता है, जो उसके चारों ओर का वातावरण पाया जाता है, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, गिलबर्ट ने भी डिफाइन किया कि पर्यावरण सबको कहते हैं जो जैव स्वरूप या वस्तु के समीप घेरे रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो इन्होंने भी, गिलबर्ट ने इसको डिफाइन किया है लगभग उसी प्रकार से जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, जब हम कीटों के संबंध में पर्यावरण के विषय में संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो ये परिभाषाएं निष्कर्ष निकलता है। मतलब कि हम कह सकते हैं जब कीटों के विषय में इसका अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कीट भी क्या है, एक जीव है। तो कीटों का पर्यावरण के साथ, कीट का जो पर्यावरण के साथ रिलेशनशिप होता है उसका अध्ययन हम इंसेक्ट इकोलॉजी के अंदर करते हैं। और कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो कीटों के लाइफ स्टाइल को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे तापमान का घटना या बढ़ना, ठीक है, वर्षा का होना, ठीक है, जल का होना, नमी का होना या कम या ज़्यादा होना, ठीक है, और सनलाइट यानी प्रकाश का ज़्यादा या कम होना, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इंसेक्ट के लाइफ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन हम इन्वायरमेंट के अंदर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, पर्यावरण से तात्पर्य कीटों के उनके चारों ओर की उन परिस्थितियों की प्रवृत्ति से है जो उसे घेरे हुए हैं एवं उनके सभी प्रकार की क्रियाओं को प्रभावित करता है। पर्यावरण का प्रत्येक भाग जो कीटों को प्रभावित करता है वो पारिस्थितिक कारक या फिर इकोलॉजिकल फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये जो फैक्टर्स होते हैं, जो पर्यावरण के फैक्टर्स होते हैं जो कीटों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उसे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये जैसे कि तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, आपका वाटर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ठीक है, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, बायोटिक फैक्टर हो गए, एबायोटिक फैक्टर हो गए। तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं कीटों के लाइफ स्टाइल को प्रभावित करते हैं और उनसे जुड़े हुए होते हैं। इन सभी का अध्ययन हम इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से इस क्लास को समझ गए होंगे और इसका PDF भी मैं आपको RBS महाविद्यालय के टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उस पर हम प्रोवाइड कर देंगे। जो स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक नहीं लिए हैं, टेलीग्राम पे जो है वो सर्च करके RBS महाविद्यालय के चैनल से जुड़ जाएं ताकि उनको सारी क्लासेस का PDF जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप प्रॉपरली जो है वो हमारी क्लासेस को जो है आप वॉच करते रहिए, हम पूरी आपकी मदद करेंगे, सारे सब्जेक्ट आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।